आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को देखेंगे, जिसका नाम है क्या नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका क्या है ना। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। परिचय, इंट्रोडक्शन। संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव तथा ऊर्जा से मिलकर बना है तथा द्रव्य तथा ऊर्जा अंततः परिवर्तित होते रहते हैं। ये परिवर्तन ही ब्रह्मांड के स्थायित्व का आधार है तथा आधुनिकतम अवधारणाओं के अनुसार संभवतः समान चक्र के लिए उत्तरदायी है। द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन आइंस्टीन के समीकरण E=mc², ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, के अनुरूप में होता है। देखिए क्या कहा, अब यहाँ देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को, कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो द्रव और ऊर्जा से मिलकर बना है। द्रव क्या होता है? किसी पदार्थ में उपस्थित जिस मात्रा जो होती है उस पदार्थ की, वो द्रव कहलाता है। द्रव्य अलग होता है। द्रव जो है किसी पदार्थ में उपस्थित उसकी मात्रा जो होती है वो द्रव्य कहलाती है। और ऊर्जा, ऊर्जा जान नहीं रहे हैं आप क्या होता है। ऊर्जा के कई रूप भी होते हैं। तो ऊर्जा और द्रव्य से मिलकर बना है और ये आपस में बदलते रहते हैं। कभी द्रव ऊर्जा में बदल गया और कभी ऊर्जा द्रव्य में बदल गई। और ये परिवर्तन ही ब्रह्मांड के स्थायित्व का आधार है। और ये परिवर्तन होते रहते हैं जिससे कि ब्रह्मांड चलता रहता है और ब्रह्मांड इसी तरह बढ़ता जा रहा है ना। आधुनिकतम अवधारणाओं के अनुसार संभवतः समान चक्र के लिए उत्तरदायी भी है। अब ऊर्जा ये और इसको यूज कैसे किया गया? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन कैसे हुआ? E=mc², जहाँ E क्या है? एनर्जी है, M मास है और C क्या है आपका? C आपकी प्रकाश की चाल हो गई है ना। अब देखिए द्रव्य में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं? तो भौतिक परिवर्तन होते हैं और रासायनिक परिवर्तन। किसी द्रव में मैटर में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन जो फिजिकल चेंज होता है। दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। अब पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, जिसे हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज होता क्या क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, जैसे उसकी भौतिक अवस्था हो गई, आकार, भौतिक अवस्था में क्या हुआ? आकार हो गया, भौतिक गुण हो गए, जैसे विद्युत चालकता, घनत्व, ये सब जो जितने भौतिक गुण हुए और तो परिवर्तित होते हैं। लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। तो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फिर से देखते हैं क्या पदार्थ में होने वाला वो परिवर्तन जो जिसमें क्या होता है? पदार्थ के भौतिक आकार जो है बदल रहा है, भौतिक गुण बदल रहे हैं, आकार बदल रहा है। जैसे उसमें भौतिक गुण में जैसे विद्युत चालकता हो गई, घनत्व हो गया, ये परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन रासायनिक संगठन जो है उसका, कि उसमें क्या क्या है, उस पदार्थ में कौन कौन से तत्व शामिल हैं और उसका जो द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और ना ही कोई नया पदार्थ भी नहीं बनना है। जैसे बताया गया कि जल का बर्फ में परिवर्तन, वाष्प में परिवर्तन, गलन, वाष्पन, है ना। और आगे देखिए बॉइलिंग जो होता है, हिमीकरण जो फ्रीजिंग हुई, ऊर्ध्वपातन जो सब्लिमेशन होता है तथा संघनन जो कंडेंशन होता है। ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं? ये प्रक्रियाएं जो क्या कहलाती हैं हमारी? ये भौतिक परिवर्तन कहलाती हैं। अब विशेष रूप से देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है अतः आसानी से पुनः प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि बर्फ को पानी में बदल दीजिए, पानी को बर्फ में बदल दीजिए, बर्फ को और जल को जो है आप क्या करते हैं? जल को वाष्प में चेंज करते हैं और वाष्प को फिर से पुनः जल में चेंज करते हैं, यानी कि पुनः रिवर्स हो जाता है, अपनी पुनः अवस्था में आ सकता है। लेकिन अब आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तनों को देख लेते हैं क्या है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, इंपॉर्टेंट है ये, देखिए क्या है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अतः पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे परिवर्तन को हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। देखिए क्या है कि जब रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जब एक इसमें क्या होता है? एक अभिक्रिया होती है
और पदार्थ क्या होते हैं, नए पदार्थ बन रहे हैं, उनका द्रव्यमान बदल रहा है, उनका रासायनिक संगठन बदल रहा है और नए पदार्थ बन रहे हैं, द्रव्यमान भी परिवर्तित हो रहा है, तो क्या होगा, इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, इस तरह के परिवर्तन को हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। जब परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, परिवर्तन ऐसे नहीं होगा, परिवर्तन होगा तो परिवर्तन किसके कारण होगा, रासायनिक अभिक्रिया के कारण होगा। अतः पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन बदल जाएगा, केमिकल कंपोजिशन बदल जाएगा और द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं तो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे क्या होता है इसमें, कंबशन जिसे हम दहन बोलते हैं, जंग लगना रस्टिंग होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, अपघटन अभिक्रियाएं जो डिकम्पोजन रिएक्शंस होती हैं, ये सब आ जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या गुण होते हैं, है ना, क्या क्या गुण होते हैं रासायनिक परिवर्तन, क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन है, मतलब चेंज नहीं होते, रिवर्स नहीं होते हैं रासायनिक परिवर्तन। आगे देखते हैं क्या है, रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप पदार्थों के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं तथा नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। जैसे जब नया पदार्थ बनता है तो क्या होता है, उसके पदार्थ के जो गुण होंगे वो जो मूल पदार्थ होगा उस पदार्थ से थोड़ा सा अलग टाइप में होगा। जैसे आप देखते हैं कुछ, जैसे कुछ पदार्थ को आप ले लीजिए, जैसे कि क्या आपको बताया गया, जैसे रस्टिंग होता है, तो रस्टिंग क्या होता है, लोहे में रस्टिंग होती है ऑक्सीकरण द्वारा लोहे के, तो उसमें क्या होता है कि जो हमें मूल पदार्थ है, जो आपका आयरन मूल तरीके का होता है और जो रस्टिंग लगा हुआ आयरन होता है उसमें बहुत फर्क होता है। वो क्या होता है, एक जो वो एक उपयोगी तौर पे होता है और वो जो रस्टिंग लगा हुआ वाला होता है वो अनुपयोगी होता है, वो आपके कोई यूज में नहीं रहता है। और भी बहुत सारी ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जो कि मतलब नए जब पदार्थ बनेंगे तो क्या होगा, उनमें उनमें क्या होगा, जो चेंजेस होगा वो रिवर्स नहीं होता है ना। और फिर क्या कर रहा है कि दूसरी चीज़ है, बता रहे हैं कि ये इसमें मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, जो नया कंपाउंड बनेगा, जैसे Na और Cl से जो बनेगा, तो Na और Cl अलग अलग क्वालिटीज हैं, लेकिन जो बन रहा है तो क्या होगा, NaCl बनना जिसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज है, अपनी एक अलग गुण है उसके, है ना। तो रासायनिक अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में क्या देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में रासायनिक अभिक्रिया होने पर अभिकारक के रासायनिक बंध टूटते हैं तथा उत्पाद में नए रासायनिक बंध बनते हैं। क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के नए रासायनिक बंध टूटेंगे और उत्पाद में, अभिकारक क्या होता है, जो इधर का होता है, जो आप देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे ये होता है, सपोज करिए हमारी ये अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर वो से, है ना, तो क्या इसे जैसे सी की अभिक्रिया हो रही है, C+O2, तो ये रिएक्शन जब हो रही है तो रिएक्शन में जो इस साइड में बनते हैं, जो प्रोडक्ट इधर बन रहे हैं, जो वो क्या कहलाते हैं हमारे, अब इधर बना, जैसे सपोज करिए इधर क्या बना, इधर बन गया CO2, तो जो इधर के हैं ये वाले पर, तो इन्हें क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं अभिकारक। अभिकारक जो कि रिएक्टेंट होते हैं। और जो इधर बनता है इस साइड में, आपके जो दाहिने साइड में जो बनेगा उत्पाद होगा, जिसे प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। तो क्या कर, रासायनिक अभिक्रिया में होने पर अभिकारक के रासायनिक बंध टूटेंगे और नए उत्पाद में नए रासायनिक बंध बनेंगे, इसमें नया रासायनिक बंध बनेगा। अब फिर क्या है, रासायनिक परिवर्तन में नया परमाणु नहीं बनता, एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होता, रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु पुनर्विस्थापित होते हैं। देखिए कह रहा कोई नया परमाणु नहीं बना, इनका परमाणु मिला है, कोई नया परमाणु नहीं बन गया कि C और O को मिला के आप S कर दीजिए या G कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इसमें क्या है, नए पदार्थ ही जो है, नए परमाणु नहीं बने, एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी कि C और O में चेंजेस नहीं हो रहा कि C O में बदल जाए या O और C O S में बदल जाए। और रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु पुनर्व्यवस्थापित होता है, अपने आप को इन्होंने व्यवस्थित कर लिया C और O ने, और क्या बना दिया, CO2 बना दिया, है ना। आगे देखते हैं, अभिकारक तथा उत्पाद
के तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान रहती है ना, जो इधर होंगे वो इधर होंगे, मतलब सेम रहेगी उत्पादों की संख्या, ठीक है। अगर जो नहीं है तो समीकरण क्या होगी, इनबैलेंस कही जाएगी। आगे देखते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ये हमने बताया आपको। आप इनमें चेंजेस देख लेते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज क्या क्या है। देखिए पहला चेंजेस देखिए क्या है, केवल भौतिक अवस्था जैसे इस कारण भौतिक गुण जैसे कि आकार, रंग, आयतन, घनत्व में परिवर्तन होता है, जिसका कारण अणुओं परमाणुओं के मध्य लगने वाले भौतिक बल जैसे यथा वंडर वाल्स बल, एच बंध इत्यादि की तीव्रता में होने वाला परिवर्तन होता है। जैसे क्या कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, जैसे उसका भौतिक गुण बदल रहा है, आकार बदल रहा है, रंग बदल रहा है, आयतन बदल रहा है, तो इसमें परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, अणुओं में के मध्य जो बल लगते हैं उनकी जो बलों की तीव्रता में परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, द्रव्य के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, जिस कारण नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, और जब भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ से क्या हो रहे हैं, भिन्न हो रहे हैं, और इस परिवर्तन से पहले उपस्थित रासायनिक बंध टूट जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं। ये होता है आपका। क्या है, दूसरा डिफरेंस क्या है, जैसे गलन हो गया, वाष्पन हो गया, द्रवण हो गया, संघनन हो गया, उत्पाद और ऊर्ध्वपातन हो गया, क्वथन हो गया, ये क्या है, ये उदाहरण है भौतिक परिवर्तन के। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है वो कौन है, जंग लगना हो गया, दहन हो गया, अवक्षेपण, अपघटन, किसी पदार्थ का जलना, जैसे मैग्नीशियम, कोयला, मोमबत्ती, एलपीजी, पेट्रोल, सीएनजी, पेपर, लकड़ी आदि, इनका जलना भी क्या है, एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना, भोजन का पचना, हमारे शरीर द्वारा सांस लेना, गर्मियों में दूध का खट्टा होना, दूध से दही का बनना, बच्चे या पौधों की वृद्धि, अंगूर का किण्वन, ये सब क्या है, ये सारे परिवर्तन क्या हैं आपके, सारे परिवर्तन एक तरह से रासायनिक परिवर्तन ही हैं। अब आते हैं तीसरे अंतर पे, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होते, मतलब रिवर्स भी हो जाता है। मैंने बताया था आपको कि पानी को आप बना लीजिए भाप, भाप को फिर पानी बना लीजिए, तो अतः अस्थायी होता है, केवल भौतिक कारकों के माध्यम से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। और ये परिवर्तन जो होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। वे परिवर्तन जिनमें कोई गैस बाहर निकलती है अथवा अवक्षेप नीचे बढ़ जाता है, अनुत्क्रमणीय होते हैं। कुछ में ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति आ जाती है जो है, लेकिन ऐसा बहुत, मतलब इसमें नहीं हो सकता है। जैसे साथ साथ परिवर्तन बंद बर्तन में हो रहा है तथा समान उत्पाद संपर्क में है तो उत्क्रमणीय भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या है, ये ऐसी कंडीशन बहुत कम होती है। देखिए ये कंडीशन कब होगा, जब समान उत्पाद संपर्क में है तो उत्क्रमणीय भी हो सकता है ना, और क्या है, कोई पात्र में बंद है तब। अब आते हैं हम चौथे अंतर पे, क्या है, भौतिक परिवर्तन में अणु तथा परमाणु दोनों संरक्षित रहते हैं, मतलब कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में देखिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन में परमाणु संरक्षित रहते हैं जबकि अणु परिवर्तित हो जाते हैं। अब आते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक परिवर्तन में देखिए भौतिक अवस्था बदल सकती है, तापमान बदल सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में गैस निकल सकती है, अवक्षेप बन सकते हैं और रंग में परिवर्तन हो सकता है। किस में होता है ये, भौतिक परिवर्तन होता है। अब आते हैं हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पे, क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं इसको समझना, और अगर जो केमिस्ट्री समझना है तो इसको समझना बहुत जरूरी है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, क्या होती हैं, कैसे क्या है इनका, इनकी कहानी क्या है रासायनिक अभिक्रियाओं की, है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाएं देख लेते हैं क्या है, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर नए या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जैसे कि क्या कह रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, जिससे C+O2 से भिन्न होते हैं, है ना। जैसे कार्बन, ये कार्बन है, ये अभिकारक है, ये भी, और ऑक्सीजन है, ये भी अभिकारक है,
और क्या बनाया, एक नया प्रोडक्ट बना दिया, नया उत्पाद बनाया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अभिकारक और उत्पादकों के ठोस, गैस और तथा जलीय, ठोस में होंगे, गैस में होंगे, द्रव होगा, जलीय अवस्था को क्रमशः एस, जैसे ठोस में होगा तो एस से डिनोट करेंगे, गैस में होगा तो जी से, और द्रव में होगा तो एल से, और अगर जो जलीय अवस्था में है तो इसे एक्यू से, एक्विक सोल्यूशन है ना, तो उससे प्रदर्शित करेंगे। जब अभिकारक या, आगे देखते हैं, जब अभिकारक या उत्पाद जल में विलयन के रूप में उपस्थित रहता है तो लिखते हैं, है ना। अब आगे देखिए क्या है अभिकारक। अभिकारक को देखिए, अभिकारक क्या है, रिएक्टेंट क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो आरंभ में लिए जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो आरंभ में लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, जो पहले स्टार्टिंग में है। जैसे आपने देखा था ना, सी और प्लस O2, ये क्या है, आपके अभिकारक हुए, है ना, ये अभिकारक हुए। और फिर कह रहे हैं उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, जो आपने देखा था कि क्या प्राप्त हुआ था, हमको CO2 प्राप्त हुआ था। तो ये CO2 क्या है, उत्पाद है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उत्प्रेरक का जिक्र होता है। जैसे उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक का कार्य रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद करना होता है। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र करना होता है या मंद करना होता है। तो ये उत्प्रेरक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और फिर आराम से उससे, मतलब उस क्रिया को क्या करते हैं, तीव्र कर देते हैं या फिर मंद कर देते हैं, है ना। अब आते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण जब क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसे भाग लेने वाले तत्वों और बनने वाले पदार्थों के संकेतों द्वारा जो प्रदर्शित करने की विधि होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसी जो ये रासायनिक समीकरण को हम डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे कोई उत्पाद, कोई देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ भाग ले रहे हैं, यहाँ पर भाग लिया जा रहा है कुछ तत्वों द्वारा, जैसे सी द्वारा और इनके द्वारा। तो ये क्या है, और हम जिसे कहते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, शब्दों में कहा। लेकिन अगर जो इसको हम संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो यही विधि क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों के सूत्र और संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण कैसे होता है। देखिए जैसे बताया गया है यहाँ पर कि कैसे निरूपण किया जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण। जैसे देखिए क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे रासायनिक परिवर्तन निरूपण निम्न प्रकार किया जाता है। कैसे, जैसे अभिकारक हो गया भौतिक अवस्था, दाब ताप और उत्प्रेरक हो गया उत्पाद बना, ये भी क्या है भौतिक अवस्था में। अभिकारक क्या है, वे पदार्थ जो आरंभ में लिए जाते हैं। फिर उत्पाद क्या हुआ, जो पदार्थ प्राप्त होते हैं भौतिक अवस्था में, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस और वाष्प और जलीय विलयन। और ये क्या है, डिनोट करता है ट्राइंगल, ताप को डिनोट करता है। ये क्या होता है, मध्य संयोजक चिन्ह जो और प्रक्रम अनुत्क्रमणीय हो, माने अनुत्क्रमण मतलब वन वे ही हो रही जैसे। और ये जब होता है तो क्या होता है, ऐसे जो चिन्ह जब प्रक्रम उत्क्रमणीय हो, मतलब ऐसी विक्रिया की जो इधर भी सेम प्रोडक्ट होता था और इधर भी होता था, मतलब ये होता है कि इसमें चेंजेस सेम होने की कंडीशन होती है ना। फिर आता है गैसीय के लिए, क्या होता है, गैसीय के लिए ऊपर का एरो लगेगा और जब अवक्षेप बनेगा तो एरो नीचे का हो जाएगा, है ना। अब आते हैं जैसे जस्ता जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस रासायनिक अभिक्रिया का कथन निम्नलिखित दो प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। किस किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। जैसे अब देखिए, एक बार उसको हम क्या करते हैं, शब्दों में लिख लेते हैं। एक बार क्या करेंगे, शब्दों में लिखेंगे। जैसे शब्दों द्वारा समीकरण द्वारा निरूपण, जैसे शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उसके बीच एक तीर का निशान लगाकर दर्शाते हैं। तीर बाईं ओर LHS अभिकारक बीच में जमा यानी कि धन का निशान लगाकर, दाईं ओर RHS बीच उत्पाद में धन का निशान लगाकर लिखा जाता है। देखिए अभी ये आप देखेंगे, जब उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। तो तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, अतः शब्दों द्वारा
जिंक जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल को रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रकार निरूपित कर सकते हैं। किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं देखते हैं, चलिए। यहाँ पर धन का निशान लगा है और प्लस का निशान लगा है सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर यहाँ पर जो है तीर का निशान से जिंक सल्फेट, फिर हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या किया गया है, उन्हें संकेतों से नहीं प्रदर्शित किया गया, वैसे ही नाम से ही जो है प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। प्रतीकों द्वारा, सूत्रों द्वारा निरूपण नहीं हुआ है, तो है ना। तो ये ठोस अवस्था में है, विलयन में है, विलयन में है, गैस में है, उत्पाद है, अभिकारक है। तो यह रासायनिक अभिकरण का निरूपण वैज्ञानिक विधि नहीं है। इस प्रकार निरूपण समय भी अधिक लगता है। अब क्या होता है, प्रतीकों द्वारा मतलब इस तरह का निरूपण इसीलिए भी नहीं किया गया कि इससे समय भी बर्बाद हो रहा है और ये सही विधि नहीं है। लेकिन प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन बाय सैम्बल एंड फार्मूलास। रासायनिक समीकरणों को तत्वों और यौगिकों के नामों के स्थान पर उनके प्रतीकों और सूत्रों को संक्षेप में निम्न प्रकार निरूपित किया जाता है। जैसे क्या हुआ, जैसे देखिए इसके थ्रू डिनोट करेंगे तो क्या होगा, Zn जिंक की जगह पे, और ये क्या है सॉलिड फॉर्म में है, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 है, और जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल था हमारा, और ZnSO4 जिसे जिंक सल्फेट बोलते हैं, है ना, और आपका प्लस H2G गैस की फॉर्म में, है ना। ये हो गया प्रतीकों द्वारा और सूत्रों द्वारा निरूपण। तो यह रासायनिक अभिक्रिया निरूपण वैज्ञानिक विधि है, ये यानी कि यही तरीका वैज्ञानिक तरीका है। इसमें समय भी कम लग रहा है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक और उत्पादकों के नाम के स्थान पर प्रतीकों द्वारा, आणविक सूत्रों द्वारा, ये क्या है प्रतीक हैं, आणविक सूत्र हैं, इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया, और यही समीकरण क्या कहलाएगा, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। को केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में दिखाया गया है। केमिकल चेंज, अ चेंज रिएक्शन फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, केमिकल चेंज में आ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट, जैसे क्या होता है, कंबशन हो गया, रोटिंग होता है, डाइजेशन हो गया आपका, रस्टिंग हो गया। अब आइए फिजिकल चेंज में, मैटर चेंज फ्रॉम बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। देखिए क्या हुआ, मेल्टिंग हो रहा है, स्प्रेडिंग हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, और आपका क्रॉपिंग हो रहा है। तो ये क्या है, आपके फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, है ना। पल है इसका, देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आयरन, पहले आपको लोहे की जंजीर कुछ इस तरह दिखेगी, है ना, आयरन की जो चेन होती है इस तरह दिखेगी, लेकिन जब क्या होता है उसकी रस्टिंग हो जाती है तो इस तरह ब्राउनिश कलर की हो जाती है ना। तो ये भी क्या है, एक तरह से केमिकल चेंज है ना। ऐप में जब हम ऐसे ही मिलाते हैं कोई एलिमेंट को एक दूसरे से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें रिएक्शन कुछ इस तरह होगी, वो सैम्बल की फॉर्म में नहीं होती है, वो आपको इस फॉर्म में दिखेगी, है ना। जब कुछ मिलाएंगे तो इस तरह कुछ प्रोडक्ट बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा, तो कुछ तरह बनेगा, कुछ शुरुआत में इसमें लिए जाएंगे, डाले जाएंगे, फिर उसको हिलाया जाएगा, तो क्या होता है, नया प्रोडक्ट इसी तरह बनता है। पाउंड इस तरह मिलाए जाते हैं, एक एक यहाँ से दो बीकर में लिए गए हैं, एक इसमें से जब दोनों इन दोनों को रिएक्शन कराते हैं, एक में मिलाते हैं, तो कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस हो होती है ना। और उसको हम क्या कहते हैं, सैम्बल के रूप में डिनोट कर लेते हैं। प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का प्रोडक्शन जिसका फार्मूला होता है सी C2H5OH, है ना। तो इसमें क्या हुआ, एथिलीन मिलाई गई, ये एथिलीन का फॉर्म वो है, और ये आपका वाटर मिलाया गया, तो क्या बन गया, ये आपका बन गया एथेनॉल। ये रिएक्शन हुई, आगे जो आप लिखेंगे इसको तो इस तरह लिखेंगे, देखिए अब चेंजेस किस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, और मिलके इस तरह बनना है। लेकिन आप केमिकल फॉर्म में किस तरह लिख रहे हैं, इस तरह लिख रहे हैं, इस तरह लिख रहे हैं, है ना, और इस तरह बनना है प्रोडक्ट। और आप अगर जो लिखेंगे वर्ड में लिखेंगे तो किस तरह, इस तरह होगा, एथिलीन हो गया, वाटर हो गया, और एथेनॉल बन गया आपका। तो इस तरह आप इस तरह दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कंकाली रासायनिक समीकरण। जब रसायन किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा लिखते हैं तो उसे हम कंकाली या ढांचा या स्केलेटन केमिकल रिएक्शन या इनबैलेंस केमिकल रिएक्शन के रूप में कहते हैं। जैसे H2 और O2 को मिलाया गया
और क्या बना हमारा, हमारा बन गया H2O। लेकिन देखिए यहाँ पर H आपका यहाँ पर कितना है, यहाँ पर H आपका 2 है, यहाँ पर H आपका 2 है, और यहाँ पर O आपका कितना है, यहाँ पर O आपका 2 है, लेकिन यहाँ पर O आपका कितना हो गया, 1 ही है। तो ये कहा गया कि जब असंतुलित रासायनिक समीकरण को सूत्रों द्वारा दिखाते हैं तो इसे स्केलेटन रिएक्शन कहते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, या फिर इसको कंकाली ढांचा बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, इम्बैलेंस है, और इसमें बैलेंस फॉर्म में इसको किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। ये है, देखिए यहाँ पर बैलेंस हो गया, बैलेंस करने के लिए क्या गया, यहाँ पर 2 कर दिया गया, तो दोनों साइड में बैलेंस होगा, और यहाँ H पे भी 2 बढ़ाया गया और यहाँ भी H कर दिया गया, तो यहाँ H4 हो गया और यहाँ भी H4 हो गया। O2 है तो यहाँ पे भी O2 है। अब आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। यदि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्ष अभिकारक वाला और उत्पाद वाला प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती तो संतुलित कहलाता। मतलब इधर साइड में जितने हैं, देखिए इधर साइड में जितने हैं, जो अभिकारक साइड में है और जो उत्पाद में है, ये दो अगर जो बराबर हैं तो ये क्या कहलाएगा, हमारा संतुलित अवस्था कहलाएगी रासायनिक समीकरण की। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों के अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे Zn प्लस H2SO4, तो क्या बन गया हमारा ZnSO4 और H2, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बैलेंस की सिचुएशन में है। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक जो है Zn, H और S और O के परमाणुओं की संख्या क्या है, परमाणुओं की संख्या जो है उत्पाद जो अभिकारक हैं और जो अभिकारक हैं इधर, ये क्या है, हमारे जो उत्पाद बने ये उत्पाद है ना, उत्पाद हैं, तो इनके बराबर है, इनके बराबर है। तो ऐसी स्थिति में समीकरण क्या कहलाएगी, हमारी संतुलित कहलाएगी। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, और यह द्रव्य संरक्षण का नियम का पालन भी करता है कि द्रव्य का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जो इतना इधर बन रहा है उतना उधर मिल भी रहा है ना। तो आगे देख लेते हैं। अब आता है संतुलित करने की विधियां क्या हैं, जो इनबैलेंस रिएक्शन होती है, और इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है। एक इक्वेशन को आपको बैलेंस करने को दिया जाएगा, है ना। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधियां, कैसे उन्हें संतुलित किया जाएगा, मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। असंतुलित समीकरणों को संतुलित करने का क्रम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना कहलाता है। मतलब असंतुलित है उनको संतुलित करेंगे तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हम निम्न तत्वों को ध्यान में रखना। क्या क्या ध्यान रखना, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है। पहले क्या है, नंबर 1 क्या है, एक तत्व के संकेत या यौगिकों का सूत्र कभी नहीं बदलता है। जैसे समीकरण में H2, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, क्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन का Br, फ्लोरीन का F2 को लिखते हैं क्योंकि ये द्विपरमाणुक है। अच्छा, इनको क्या है, द्विपरमाणु के रूप में ही लिखा जाएगा। अब ऑक्सीजन को O सिंगल O नहीं लिख दिया जाएगा, है ना। क्लोरीन को सिंगल में नहीं लिख दिया जाएगा कि Cl, जब यहाँ ये Cl2 की फॉर्म है, इधर जब जो रिएक्शन जब जुड़े होंगे किसी तत्व से तब ये सिंगल होंगे, लेकिन अगर ये एक तत्व के रूप में यूज हो रहे हैं तो ये डबल ही रहेंगे, द्विपरमाणुक ही रहेंगे, है ना। अगर जो इनको प्रयोग कर रहे हैं तो आप ये नहीं कि अगर जो HCl लिख रहे हैं तब तो ये सिंगल रहेगा, लेकिन अगर जो केवल Cl ये रिएक्शन में भाग ले रहा है, जैसे किसी से रिएक्शन किया Na से, तो यहाँ Cl2 होना ही होना इसको, हाँ, केवल Cl नहीं भाग लेगा। ये अगर जो Cl लिखा हुआ है तो ये गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि एक परमाणु या मोनो एटॉमिक तत्वों के उनके संकेतों द्वारा ही लिखा जाता है। जैसे एल्युमिनियम को Ai से, कैल्शियम को Ca से, चांदी को Ag से, मैग्नीशियम को Mg से। अब आता है सबसे पहले शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। जैसे शब्द में लिखा गया, जैसे ये देखे थे आप, है ना। शब्द समीकरण क्या था, क्या देखे थे आप, ये देखे थे जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक सल्फेट, ये शब्द समीकरण है ना। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको हम रासायनिक रूप में लिखते हैं, फिर जांच एवं त्रुटि विधि से संतुलित करते हैं। यह जानना आवश्यक है कि H2H2 तथा 4HCl में 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं और H2SO4 तथा NaOH 2NaOH में 2 हाइड्रोजन परमाणु है।
2AlCl3 तथा 6HCl में 6 जो हैं उसके हैं क्लोरीन के परमाणु हैं। इस प्रकार इसी तरह सबके अपने अलग-अलग हैं। जैसे इसी प्रकार क्या है Al2SO4 का होल थ्राइस और 3BaSO4 में क्या है O कितने हो गए 12 हो गए, है ना? 12 कैसे हो गए 3 यहाँ से और 2 यहाँ 4 यहाँ से 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। ये है यहाँ Na है तो ये क्या हो रहा है ये Na इसमें से मल्टीप्लाई हो रहा है ना Na, लेकिन यहाँ जैसे देखिए ये 2 है तो 2 एल्युमिनियम बना रहा है, लेकिन ये क्या क्लोरीन कितना हो रहा है 6 हो रहा है, क्यों 2 और ये प्लस नहीं होगा मल्टीप्लाई में होगा 2 और 3, 2 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो कितना हो गया 6 हो गया, है ना। इसी तरह 3BaSO4 में और इसी तरह इसमें हुआ O और 3 इसका हुआ, है ना। तो इस तरह से होता है। आगे देखते हैं बैलेंस करने का सिचुएशन, उदाहरण दिया गया है। अब देखिए उदाहरण के लिए अगर जो आपको कुछ एकदम बेसिक सीखना है तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कि किधर कितने कितने परमाणु हैं, है ना। पहले तो आप देखेंगे कि किधर कितने हैं। देखिए जैसे कि देखिए यहाँ Zn और H2SO4 और ZnSO4 H2 लिखा गया तो Zn की कितना है 1 है ना। H2 कितना है 2 है, S कितना है 1 है, O कितना है 4 है। तो इसी तरह यहाँ पे चेक किया गया तो दोनों साइड में बराबर है। अब जिधर जो है बराबर नहीं होगा तो उधर हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ Ba1 हुआ Cl2H2S1O4, लेकिन यहाँ क्या है Ba1 है, Cl भी 1 हो गया और H कितना हो गया H2 था उधर, इधर भी 1 हो गया, S तो 1 था और O 4 था। तो ये क्या है असंतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए क्या किया गया और HCl यहाँ पे क्या किया गया, ये बैलेंस इस सिचुएशन में तो यहाँ 2HCl कर दिया गया और ये समीकरण क्या हो गई संतुलित हो गई। क्यों, क्योंकि अब क्या हुआ Cl भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे तापमान हो गया, है ना, तापमान हो गया और दाब हो गया, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जब हम उत्प्रेरक वगैरह लिखेंगे तो इसके ऊपर लिखेंगे, ताप को लिखना है इसके ऊपर लिखेंगे, और जैसे उत्प्रेरक लिखना है तो इसके नीचे Ni, है ना, निकल हो गया तो इनके ऊपर या नीचे लिखेंगे। यदि अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उस तीर के ऊपर डेल्टा चिन्ह प्रदर्शित करते हैं जैसे मैंने बनाया। और जब पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीज डाइक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह विघटित हो जाता है होकर पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन देता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है उत्प्रेरक, है ना, उपस्थिति है तो इसको नीचे लिखा गया है और यहाँ पर दिखाया गया है विघटन हो गया है ना। और ये वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो 2KClO3 को सॉलिड फॉर्म में है गर्म किया MnO की उपस्थिति में, MnO2 की उपस्थिति में, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। तो ये क्या बना 2KCl और प्लस 3O2, ये क्या बनी ऑक्सीजन गैस बनी। तो यह क्या बता रहा है MnO क्या है MnO2 उत्प्रेरक है और ये डेल्टा क्या है गर्म का निशान है। अब इसी तरह दिखाया गया कि इसी प्रकार मेथनॉल के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन को 300 डिग्री ताप पर तथा 400 वायुमंडल दाब पर उत्प्रेरक जिंक एवं क्रोमियम ऑक्साइड ZnO और CrO3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो इसकी समीकरण को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसके समीकरण को हम लिखते हैं इस प्रकार। क्या है समीकरण पढ़ लेते हैं। COG प्लस 2H2, ये भी क्या है गैस फॉर्म में G लिखेंगे और 300 डिग्री टेम्परेचर तापमान है ना। तो ये अब आगे देखिए ZnO हो और CrO3 है, ये क्या बना CH3OH जो कि लिक्विड फॉर्म में क्या बना मेथनॉल बना। अब हरे पौधे के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 4 से पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण में CO जल से सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में संयोग करके क्या होता है करके ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये इसकी रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है
जो आपके लिए बहुत बार बार आपको मतलब मिलती रहेगी। तो 6CO2 गैस में है और 6H2O ये सूर्य का प्रकाश और पनहेरियम है, और ग्लूकोज बन गया C6H12O6 और प्लस 6O2 बन गया। अब इसके और उदाहरण हैं, जैसे मीथेन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। तो इसके लिए देखिए उदाहरण, ये क्या हुआ, मीथेन है CH4, 2O2 क्या बना, CO2 प्लस H2O बन गया। कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, बना के सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना। देखिए ये होगा आपका रिएक्शन, CuSO4 प्लस 2NaOH और बना Na2SO4 और CuOH का होल ट्वाइस। ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे होल ट्वाइस। कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो क्या हुआ, देखिए रिएक्शन CaCO3 प्लस 2HCl, ये आपका बन के आया CaCl2 प्लस CO प्लस H2O। अब आयरन और आयरन भाप, आयरन ऑक्साइड, अब क्या हुआ, हाइड्रोजन बना। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर Fe 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 और 4H2। अब देखिए यहाँ पे विशेष क्या, आयरन 2 और 3 संयोजकता प्रदर्शित करता है, अतः आयरन 2 ऑक्साइड बनाता है। सबसे पहले आयरन सेकेंड ऑक्साइड को फेरस ऑक्साइड FeO तथा दूसरे आयरन थर्ड ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड या Fe2CO3 कहते हैं। आयरन का तीसरा ऑक्साइड Fe3O4 है, जो कि FeO और Fe3 का मिश्रण है। Fe3O4 का नाम आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड है। इसका सामान्य नाम आयरन का मैग्नेटिक ऑक्साइड है। अब देखिए पोटेशियम क्लोराइड, ये देखिए आप खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम, ये ट्राई करिए, कोशिश करिए, जिससे आपको अभ्यास होगा। और